जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपने मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, हौसलों को बुलंद रखते हुए हम अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़ें। मैं हूं आशीष, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारे इस ऑनलाइन चैनल पर जुड़ करके आप अपनी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को मूर्त रूप दे सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी शतकों के शतक एमसीक्यू की सीरीज लगातार चल रही है। आज उसी कड़ी में हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट नंबर 10 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर सामने हैं। आज हम इन प्रश्नों के डिस्कशन के साथ साथ आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि प्रश्नों का प्रारूप कैसा होता है और आपका आंसर एलिमिनेशन का तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, हम सीधा अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश में महालेखाकार पद की स्थापना हुई थी। दोस्तों, महालेखाकार एक पद का सृजन किया गया था मध्य प्रदेश में। किस लिए किया गया था? यह किया गया था ऑडिटिंग के लिए। जो हमारा अकाउंटिंग है, सरकार के लेखा जोखा है, उसका बकायदा लेखन हो, उसकी जानकारी पता चले कि कितना पैसा इशू हुआ था, कितने पैसे का यूज हुआ, क्या गलत तरीके से तो उसका यूज नहीं इन्वेस्टमेंट किया गया। इन सब चीजों की जांच के लिए हमारे देश में संविधान में व्यवस्था की गई है सीएजी की। सीएजी आर्टिकल 148 से 151 तक इनका वर्णन है और इसी के अधीन महालेखाकार जो है अकाउंटेंट जनरल का पद सृजित किया गया है स्टेट्स में, राज्यों में। उन्हीं में से मध्य प्रदेश में भी सृजित किया गया सन 1985 में। कहाँ किया गया है? ये ग्वालियर में किया गया है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों के रत्न के नाम से मशहूर ग्वालियर शहर, ऋषि गालब ऋषि की ये तपोभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। गालब ऋषि के कारण ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा था। गोपाचल पर्वत पर जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर का किला स्थित है, ठीक है, जिसको राजा सूरज सेन ने बनवाया था। तो हम यहाँ इतिहास और पॉलिटी को एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद आपके पास और फैक्ट्स का कलेक्शन हो सके, ठीक है। तो ये 1985 में पद सृजन हुआ था। ये जो महालेखाकार कार्यालय है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के अधीन काम करता है, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पद है सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद में जो भी चीजें संविधान में वर्णित हैं उन पर यदि कुछ परिवर्तन करना है तो उस पर हक है देश के राष्ट्रपति का। तो देश के राष्ट्रपति जो है यह काम करते हैं कि कोई भी अन्य सेवा शर्तें यदि उनमें जोड़ना है, वेतन भत्ते संशोधित करना है, तो इसका अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस आर्टिकल में यह निहित है कि सीएजी केंद्र सरकार के लेखों की संबंधित प्रतिवेदन की जांच जो है, प्रतिवेदन रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। ये कथन यह बताता है कि किसी भी राज्य में उसके लेखों की जांच करने के पश्चात यदि पाया जाता है कि दिया गया उसको जो पैसा वित्त आवंटन हुआ था उसका सही अनुप्रयोग हुआ है या नहीं, क्या गलत तरीकों में यूज हुआ है, यानी उसकी अच्छे से ऑडिटिंग होगी। और केंद्र के स्तर पर जो संचित निधि से दिया गया धन है, बजट आवंटन की राशि है, किन योजनाओं में कितना खर्च किया गया है, क्या गलत तरीके से किया गया है या नहीं, इस सब की संपरीक्षा करने के लिए जो सीएजी निहित है उन अपने प्रतिवेदनों में उन अंशों को लिखित करता है कि कौन सा राज्य या केंद्र सरकार ने कितने तरीके से इलीगल काम किया है या इसको गलत तरीके से पैसे का यूज किया गया है, देश के धन का गलत तरीके से यूज किया गया है। देश का धन जिसको हम सार्वजनिक धन कहते हैं, इसीलिए सीओजी को लोक वित्त का प्रहरी कहा गया है। तो प्रश्न पूछा गया है कि जो सीएजी होते हैं ये भारत सरकार के लेखों की जांच करते हैं। तो ये आर्टिकल
151 के तहत क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रदान करते हैं। तो पूछा गया है प्रतिवेदन, तो सीएजी का प्रतिवेदन या रिपोर्ट, प्रतिवेदन को इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट, आर्टिकल 151 के तहत किनको देते हैं ये, तो देश के प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। और ये प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाएगी, राष्ट्रपति संसद में रखवा करके और लोक लेखा समिति के पास जाएगी, उसकी जांच होगी बकायदा, फिर उसके बाद सदन में चर्चा होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नहीं है। दोस्तों इसमें सीएजी के कार्य के बारे में बताया गया है, तो हम चारों ऑप्शन को पढ़ें, कौन सा ऑप्शन इसके कार्य को नहीं बताएगा ये स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं। राज्यों के लेखाओं का संकलन करना, तो इसके अंतर्गत तो होता है, राज्यों के लेखाओं की जांच होती है और इसके अंतर्गत महालेखाकार काम करते हैं। नेक्स्ट है सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की जांच करना, यानी सरकार जिन संस्थाओं को वित्त प्रदान करती है, अनुदान देती है, ग्रांट देती है, उनके भी लेखों की जांच कर सकती है। नेक्स्ट है आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के लेन देन की जांच करना। तो आकस्मिक निधि जो फंड है, आकस्मिक निधि फंड 267 आर्टिकल में वर्णित है, इसमें जो पैसा दिया गया है केंद्र और राज्य सरकारों को, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, इन सब की निगरानी करने का, जांच करने का अधिकार है और इसकी रिपोर्ट तैयार होती है। लेकिन रक्षा संबंधी लेखाओं का संकलन नहीं होता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर हमारे देश का एक गोपनीय मामला है और इसके लिए सीएजी को इस मामले में दखल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो पहला आंसर हो जाएगा, इसके कार्य नहीं है। और अगर पूछे कि आर्टिकल 149 में क्या है, तो आर्टिकल 149 में सीएजी के कार्य लिखे हैं और सीओजी के कार्य जो है इन 3 लाइनों से हमारा स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है नीति आयोग एक निकाय है। नीति आयोग कैसा निकाय है दोस्तों, तो नीति आयोग भारत का एक ऐसा निकाय है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो शब्द है उसका हिंदी होता है सहकारी संघवाद, और सहकारी संघवाद अपने आप में एक मूल शब्द है। यदि हम इसकी व्याख्या करें तो सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव यानी मिलजुल करके, संघवाद का मतलब होता है संघवाद की भावना यानी एक सूत्र में या एक देश के रूप में होने की भावना। तो ये कैसे काम करेगी, जब देश के सारे राज्य मिलकर के राष्ट्र की योजना का निर्माण करेंगे, यानी राज्यों का भी मत होगा, राज्यों की जो सुझाव सिफारिशें होंगी उनको भी माना जाएगा और पूरे राष्ट्र के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि मिलकर के अगर राष्ट्र के लिए या राष्ट्र के किसी हिस्से के लिए कोई योजना को रूप देते हैं तो अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं, तो ऐसे संगठन को हम सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित संगठन कहते हैं। तो पूछा गया है नीति आयोग एक कैसा निकाय है, संविधानेतर निकाय है क्या। तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री हम बताना चाहेंगे कि 15 मार्च 1950 को एक संगठन बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और इसको कहा गया था योजना आयोग। योजना आयोग को अंग्रेजी में कहते थे प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और ये तत्कालीन जो कैबिनेट था उसकी सिफारिश पर जो है प्रस्ताव पर आधारित एक संगठन था जिसको बनाया गया था। इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना है, NITI। हिंदी का नीति नहीं है, इसका हम जब हिंदी में लिखते हैं इसको शॉर्ट में तो नीति आयोग बोलते हैं, बाकी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापित किया गया है। वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने इसको समाप्त करने की घोषणा भी करी थी। तो योजना आयोग का ही वर्तमान रूप क्या है, नीति आयोग, लेकिन यह अपने संरचना में योजना आयोग से कई मामलों में भिन्न है, ठीक है। तो बात करते हैं, एक शब्द में पूछा गया है कैसा निकाय है, कैसी बॉडी है ये, संविधानेतर बॉडी। इन शब्दों का हम थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। संविधानेतर का मतलब होता है संविधान के बाद बनाई गई संस्था। संवैधानिक का मतलब होता है जो जिसका वर्णन संविधान में है। वैधानिक का मतलब होता है जिसको संसद द्वारा कानून बनाकर स्थापित किया गया है। जैसे
संसद द्वारा कानून बनाकर जैसे कौन सी संस्था स्थापित की गई है, जैसे यूजीसी एक्ट 1956 बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 को बनाया गया था तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके अलावा सेबी एक्ट बना, SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो शेयर बाजार का नियमन नियंत्रण करता है। तो ये वैधानिक संस्था होती है जिसको संसद द्वारा कानून बनाकर बनाया जाए। तो नीति आयोग को तो कानून बनाया ही नहीं गया, यहाँ तो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके संगठन बना दिया, जैसे योजना आयोग को तत्कालीन सरकार ने बनाया था। तो ये तो नहीं होगा। संवैधानिक यानी इसका वर्णन संविधान में भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये नहीं। इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट समझ लेते हैं। संविधानेतर का मतलब होता है संविधान के बाद, और संविधान के बाद में ये संवैधानिक वाला भी आ सकता है और वैधानिक वाला भी आ सकता है। तो नीति आयोग जो है संविधानेतर निकाय है और प्रस्ताव के द्वारा पारित किया गया निकाय है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका। और एक बात और समझ लें, इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं और प्रधानमंत्री अध्यक्ष पूछे तो पदेन प्रधानमंत्री जो होंगे वही होंगे इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर नीति आयोग काम करता है? तो आप इसको पुराने प्रश्न में हमारी व्याख्या को समझ गए होंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, इस पर काम करता है और इसको हम थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसको थिंक टैंक कहते हैं। थिंक टैंक का मतलब राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के किसी हिस्से के लिए यदि कोई कल्याणकारी योजना को बनाना है, अंतिम रूप देना है, तो इसके लिए नीति आयोग के सदस्यों की बैठक होती है। नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, प्रशासक इसके या उपराज्यपाल इसके प्रतिनिधि मंडल में शामिल होते हैं और बाकायदा सबका सुझाव लिया जाता है, सबके तर्क लिए जाते हैं और अंततः किसी फैसले पर पहुंचते हैं। तो इसको हम थिंक टैंक कहते हैं। थिंक टैंक और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं, अन्य अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, एजुकेशन से और व्यापार से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं वो भी, ठीक है। अगला है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? हम पुराने प्रश्न में इसका डिस्कशन कर चुके हैं, आशा है आपको समझ में आया होगा, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। संसद द्वारा एक कानून बनाकर, यानी वैधानिक रूप से नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, ये भी नहीं। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जब देश में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं होते, सत्र का मतलब उनकी बैठक नहीं चल रही होती, तब यदि देश में कानून बनाने की जरूरत महसूस हो जाए, तब केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल है यानी कैबिनेट है, एक प्रस्ताव बनाएगी, राष्ट्रपति को भेजेगी और बताएगी इस पर तत्कालीन कानून बना दिया जाए। जैसे देश में निर्भया कांड हुआ था, तो उस समय की जो विभत्स घटनाओं को देखते हुए सरकार ने फांसी लगाने का, यानी अगर गैंगरेप होता है या नाबालिग पर गैंगरेप होता है या रेप किया जाता है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, ऐसी सजा का त्वरित प्रावधान कर दिया गया था अध्यादेश ला करके। ऐसे ही किसान बिल को भी तत्कालीन सरकार ने, किसान बिल जो 3 पारित हुए थे उसको अध्यादेश के जरिए पारित किया गया था और उस समय बाद में फिर सदन में विरोध हुआ, आंदोलन हुए और अंततः उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये कानून बनाकर नहीं किया गया, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करके भी नहीं किया गया, तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, ये बिल्कुल सही है। ऐसा ही किया गया था योजना आयोग को भी, ऐसा ही किया गया है नीति आयोग को भी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? दोस्तों यह संगठन अपने आप में महत्वपूर्ण है और कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये अपने शब्द में ही स्पष्ट करती है, राष्ट्र के विकास के लिए जो परिषद बनाई गई है उसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इसकी जो स्थापना है 6 अगस्त 1992 को की गई थी और ये क्या काम करती है? तो दोस्तों यह संगठन जो है, हमारा जो योजना आयोग था उसके द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही थी उनका अनुमोदन करने का, उनका निरीक्षण करने का, उनका सुपरविजन करने का अधिकार ये राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। अब नीति आयोग के द्वारा जो सिफारिशें या फैसले लिए जाते हैं उनका कैसे अनुपालन हो रहा है, इसका भी बाकायदा क्या करती है? उसका पर्यवेक्षण करती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 में स्थापना हुई थी, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक। कौन सी कार्यनीति आयोग का कार्य नहीं है? दोस्तों इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ज्ञान नवाचार उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देना, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को रणनीतियों को एक साथ विकसित करना। यहाँ कुछ छूट गया है, उसको आप जोड़ लेंगे। नीति आयोग है, यहाँ पूछा गया है ये नीति आयोग के बारे में, ठीक है। ये पूछा गया है नीति आयोग। नीति को हिंदी में नीति नहीं लिखते, इसका NITI का हम इसका डायरेक्ट हूबहू रूपांतरण लिख रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है बढ़ावा देना, ये तो शामिल है। ज्ञान नवाचार ये भी शामिल है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाता है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृत देना ये नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक समाप्त हो गई हैं। अब भविष्य में कब कोई पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। अगला है, किसने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति के नाम से संबोधित किया था? दोस्तों, हमारे देश में जब कोई कार्य होता है, इतिहास गवाह है कि अच्छाई के पीछे बुराई छिपी होती है। बुराई छिपी कहने का मतलब कि कुछ लोग आलोचक भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे देश में जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में, तब तत्कालीन विपक्ष में विपक्षी पार्टी के एक नेता हैं, उनका नाम है सीताराम येचुरी जी। सीताराम येचुरी जी ने क्या कहा था कि ये अनीति है, नीति आयोग नहीं है, ये अनीति है और दुर्नीति है। इसका मतलब देश के लिए ये अन्याय स्वरूप है। ऐसा उन्होंने विपक्ष के नेता होने के कारण सरकार की आलोचना के स्वरूप में इस संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य पर कहा था। ऐसा इनका कथन याद रख सकते हैं, पूछा भी जा सकता है, इस दृष्टि से इनको याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है। यदि किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कर्तव्य है, उनके पास शक्तियां हैं कि वो स्वतंत्र संज्ञान लेकर के संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को, संस्था को नोटिस तलब कर सकती है और इसको सिविल न्यायालय के समक्ष समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। कोर्ट जैसे समन जारी करने का, साक्ष्य इकट्ठा करवाने का, ठीक है, और उससे गवाह लेने का, यानी बयान लेने का अधिकार है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पदेन सदस्य कौन नहीं है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको हम बताना चाहेंगे कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी। एक्ट पारित हुआ था 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। उसकी धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रावधान है, ठीक है। और इसमें जो है एक अध्यक्ष, 7 पदेन सदस्य और यहाँ इसके एक प्रमुख, एक जो है अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे और 7 जो है पदेन सदस्य होंगे अलग अलग विभाग के, ठीक है। तो 3, 2, 5, 7, 5, 12 और एक सचिव, ठीक है, ये भी शामिल होंगे, यानी टोटल 13 सदस्य होंगे। तो इसमें जो पदेन सदस्य होंगे वो कौन कौन शामिल होंगे? पदेन सदस्य में एक हो जाएगा SC, एक हो जाएगा ST कमीशन, एक हो जाएगा OBC कमीशन, एक हो जाएगा अल्पसंख्यक आयोग वाले आयोग के सदस्य, एक हो जाएगा आपका दिव्यांगजन आयुक्त वाला, ठीक। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और एक है आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, बाल संरक्षण आयोग, और एक है महिला आयोग। तो इस तरीके से ये 7 विभाग हैं, 7 आयोग हैं, इनके सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। महिला आयोग शामिल है, अल्पसंख्यक आयोग शामिल है और इनके अध्यक्ष शामिल हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष शामिल नहीं है। विधि आयोग जो है देश में नई विधि के संबंध में सिफारिश करने के लिए, कोई समीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो इनकी संरचना से संबंधित प्रश्न था, इसको आप दोहरा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है, ये रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि इन तीनों में से कौन सा समान है या भिन्न है। ऐसे इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिकल
IQ लगाना है। पूछा गया है कि इस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। परिस्थिति का मतलब स्वरूप, तो कौन सा ऐसा आयोग है जिसकी परिस्थिति अन्य से भिन्न है? 3 एक समान होंगे, एक गलत होगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में लिखा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट बना है 1993 में, और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में लिखा है। पिछड़ी जाति का आयोग अनुच्छेद 338 खा में इसको जोड़ दिया गया 102 में संविधान संशोधन के द्वारा। एक नजर में देखने पर यह प्रतीत होता है ना, क्या दिखता है? अनुच्छेद 280, यानी 3 आयोग के लिए कोई अनुच्छेद है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए कोई आर्टिकल संविधान में नहीं है। इसके लिए कानून बना था 1993 में, और बाकायदा इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, आयोग के रूप में। रंगनाथ मिश्र जी इसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं, उड़ीसा के थे वो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर गलत है, बाकी तीनों सही हैं। क्यों? क्योंकि ये निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है, आर्टिकल 324 में लिखा गया है। पिछड़ी जाति का आयोग को NCBC कहते हैं, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस और कमीशन, आर्टिकल 338 खा में 102 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में लिखा ही है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें नहीं होगा शामिल, ठीक है, क्योंकि ये सांविधिक संस्था है ना कि संवैधानिक, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है पुराने परीक्षाओं में। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसके हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी न्यायालय के समक्ष मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही में किसकी अनुमति से हस्तक्षेप कर सकेगा? ये स्टेटमेंट ये बताता है कि देश के किसी भी कोर्ट में मानवाधिकार के उल्लंघन पर यदि कोई कार्यवाही हो रही है, लेकिन आयोग चाहता है कि हम उस पर कुछ और एक्शन लें, कुछ और साक्ष्य जुटाना चाहते हैं, ताकि वो न्यायालयीन प्रक्रिया में पीड़ित को न्याय मिल सके, ठीक है, वास्तविक न्याय उसको मिल सके, तो इसके लिए न्यायालय द्वारा जो अनुमति है वो दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दी जाएगी। किसको दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोग को दी जाएगी, यानी देश का सर्वोच्च न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा आयोग को कि हाँ, आप उस यानी तथाकथित या जो भी कोर्ट होगा उस पे जो कार्यवाही चल रही है उस पर आप कुछ हस्तक्षेप कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 की किस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों इस एक्ट की बात करें अगर, तो धारा 21 में बताया गया है कि हर राज्य के लिए एक मानवाधिकार आयोग होगा, जिसको राज्य मानवाधिकार आयोग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21 में बताया गया है, और धारा 21 यानी सेक्शन 21, ठीक है, 21। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर प्रशासनिक कार्यालय भोपाल में है, राज्य की राजधानी भोपाल में। भोपाल राजधानी 1972 में बनी थी, ठीक है, 1956 में राजधानी बनी थी, 1972 में जिला बना था भोपाल, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की टैगलाइन है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। भोपाल में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। 1995 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा, 1995 में कानून बना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात किसके अधीन नियोजन के पात्र नहीं होते? तो बताइए, किसके अधीन नियोजन के पात्र नहीं होते? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, दोनों के नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, और उनका ये जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, उनका हित प्रभावित होता है, तो वो केंद्र और राज्य सरकार के प्रभाव में ना आते हुए वास्तविक न्याय प्रदान करने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं केंद्र और राज्य को। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके रिटायरमेंट के बाद उनको कोई लाभ भविष्य में प्रदान करेगी, ऐसी आशा से वो राज्य और केंद्र के दबाव में काम नहीं करे। इसके लिए प्रावधान किया गया है
कि ये जो है रिटायरमेंट होने के बाद केंद्र और राज्य के लाभ के पदों पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वरूप कैसा है? तो हमने पुराने प्रश्न में डिस्कशन किया था कि ये जो शब्द हैं ये बताते हैं कि ये स्वरूप कैसा होगा। सांविधिक का मतलब होता है कानून बनाकर, कानून बनाकर, और कानून बनाकर कैसे? संसद के द्वारा केंद्र में। राज्य के मामलों में राज्य का विधानमंडल, राज्य के लिए संसद कौन होगा? राज्य का विधानमंडल, जिसमें विधानसभा होंगे, विधान परिषद होंगे और राज्यपाल होंगे। केंद्र में संसद का मतलब होता है राज्य, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। केवल लोकसभा और राज्यसभा को हम संसद नहीं कहेंगे, संसद के केवल वो दो सदन है। लेकिन संसद की अगर संरचना की बात करें, आर्टिकल 79 में 79 में लिखा है कि संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वरूप कैसा है? तो क्या यह संवैधानिक है? नहीं, यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। असंवैधानिक है? यानी ये भी नहीं, यानी संविधान के अनुरूप है क्या? असंवैधानिक शब्द का मतलब यह है कि क्या ये संगठन संविधान के मूल्यों के अनुरूप नहीं है? तो संविधान के मूल्यों के अनुरूप नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समानता की बात करता है, महिलाओं पुरुषों की समानता की बात करता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है उसका निवारण कराने के लिए, जांच कराने के लिए काम करता है। सांविधिक है क्या? बिल्कुल सांविधिक है। इसके लिए 1990 में कानून बना है, 1990 में कानून बना है और इसकी स्थापना भी की गई है 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्य होते हैं 7। ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी अध्यक्ष लगातार 2 बार अपने कार्यकाल पर रही हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक और ये दूसरी थी, तीसरी भी रही हैं गिरिजा व्यास। ठीक है, गिरिजा व्यास ये लगातार 2 बार जो है 10 साल तक अपने 2 कार्यकाल को इन्होंने निभाया था, 3-3 साल का। ठीक है, चलिए तो गिरिजा व्यास 2 बार रही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी, यहाँ ये जो है ऑप्शन गलत दिया गया है, कृष्ण कांता तोमर ये जो है बाल संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष के रूप में रहे। यहाँ आप लिख लीजिएगा श्रीमती लता वानखेड़े, श्रीमती लता वानखेड़े ये पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, पहली अध्यक्ष रही हैं राज्य महिला आयोग की। ठीक है, श्रीमती लता वानखेड़े इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। महिला अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्य महिला आयोग का गठन जो है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की तहत किया गया था। कब किया गया था? 23 मार्च सन 1998, 23 मार्च सन 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम के तहत 1995 के एक्ट के तहत 1998 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसकी हम बात करें तो आंसर हो जाएगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। इस कानून के तहत इस संगठन को क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक टैगलाइन देखिएगा, भविष्यो रक्षति रक्षिता। ठीक है, इसकी टैगलाइन है भविष्यो रक्षति रक्षिता, मतलब भविष्य की रक्षा ही रक्षा करेगा। ठीक है, और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की पुनः नियुक्ति के संबंध में कुछ लिखा है, उसको हम देखते हैं।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है, किंतु 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट है। 2 बार नियुक्त किया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है तो दोस्तों, आशा है हमारा यह प्रयास आपके लिए अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में हम फिर से एक नई MCQ की सीरीज को लेकर सामने आएंगे। पुराने वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप उसको इत्मीनान से स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपकी कोई क्वेरी है उसको इनबॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।